हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ सी-टेट के हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन जो आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम शुरू कर लेते हैं हिंदी के 30 क्वेश्चन। जो दोस्त नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो उनको समय से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें गद्यांश आता है और गद्यांश में इसमें 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो गद्यांश सोल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तो आप पहले गद्यांश को पढ़ सकते हैं और दूसरा आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे ताकि ईजी हो जाए और हमें पता भी रहे कि गद्यांश को किस तरह से सोल्व करना है। तो हम अपना पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। तो ये हमें पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। कवि या श्रोता का अंतः साक्षात्कार बोध किसका होता है। ये व्यक्तित्व का, विलक्षणता का, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना या मनोविकार होगा। तो इसमें से हम देख लेते हैं अंतः साक्षात्कार का। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य सीमा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई कि काव्य के और सब और पक्षों में दृष्टि हटकर इन्हीं 2 पर जा जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवियों श्रोता को अंतः साक्षात्कार का बोध होता है। तो ये हमारा आंसर मिल गया है, कल्पना काव्य का बोध पक्ष। और ये कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का, ये हमारा आंसर यहाँ से मिल गया, आंसर नंबर 1। जो कल्पना में आई रूप व्यापार योजना है, हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो आंसर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, कल्पना में आई रूप व्यवहार योजना का। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अगर आप इस तरह से सोल्व करते हैं तो जो है पैराग्राफ जो है ईजिली सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। रस सिद्धांत की, कौतूहल सिद्धांत की, कल्पना सिद्धांत की या श्रोता या पाठक तटस्थता की। तो हम इसको एक बार पैराग्राफ पढ़ उसके बाद इसका आंसर लगाते हैं। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। तो हम देख लेते हैं भारतीय, यहाँ तक हम देख चुके हैं। यहाँ से हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य भाग पक्ष भी कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले, कल्पना में आई हुई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव का मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष की प्रधानता दी है। तो ये हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा आपको। हमारा आंसर है क्या है, इनका जो आंसर है हमारा रस सिद्धांत की। दूसरे क्वेश्चन का आंसर है रस सिद्धांत की। भारतीय दृष्टि ने काव्य में किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा, रस सिद्धांत की। ये हमने देखा था कहाँ पे, रस सिद्धांत की। ये हमारा आंसर मिल गया यहाँ पे। इसी से भारतीय दृष्टि ने भावपक्ष की प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। ये हमारा सेकंड आंसर मिल गया यहाँ से। इसी तरह से दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, केवल देखने का आनंद क्या है। केवल देखने का आनंद क्या है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। रसानुभूति है, श्रोता या पाठक को काव्य का मर्म समझना, भाव पक्ष को प्रबल समझना या कुछ वीक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। तो इसका भी आंसर हम पैराग्राफ में देख लेते हैं थोड़ा इजीली। केवल देखने का आनंद मात्र है, केवल देखने का हमारा यहाँ मिल गया। ये आप देख सकते हैं, केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी, कुछ वीक्षण को दिखाने का कौतूहल मात्र। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है। तो कल्पना काव्य का ये हो जाएगा
बोध पक्ष। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है, ये एक बार हम चेक कर लेते हैं। कल्पना काव्य का बोध पक्ष, ये पहली लाइन में हमें ये आंसर मिल गया है। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र के सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो ये किस तत्व को लेकर सर्वाधिक चर्चा हुई है? तो ये देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 3, काव्य में गंभीर रमणीयता की। काव्य में गंभीर रमणीयता की सर्वाधिक चर्चा तत्व को लेकर हुई है। तो इसको देखने के लिए ये यहाँ मिल जाएगा आपको। काव्य की रमणीयता हल्के आनंद के रूप में आनंद के लिए नई नई सुंदर भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते थे। ये आपका आंसर मिल जाएगा यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। शब्द युग्म है हमारा अंबर और अंबार युग्म का सही अर्थ बताना है आपको। तो चलिए, अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा अमर, अमराई, वस्त्र, अत्यधिक, आकाश, एक विशेष फल, कपड़ा, सिलाई। तो आप बताइए इसमें से कौन सा इनका आंसर हो जाएगा। तो अमर, अमराई, ये तो इसका भाववाचक बन रहा है, इसकी भाववाचक है, भाव दिखा रहा है। वस्त्र, अत्यधिक का कोई संबंध नहीं होता। वस्त्र माने अंबर हो सकता है, लेकिन अत्यधिक माने ज़्यादा हो जाएगा। और आकाश और एक विशेष फल, तो अंबर को जो है आकाश कहा जाता है। अंबर माने आकाश, अंबर का पर्यायवाची आकाश, और एक अंबार होता है जो एक विशेष फल को दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कपड़ा, सिलाई, इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर सी। क्वेश्चन 6 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिए गए शब्द के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का अर्थ नहीं है। अपेक्षा, हमें अपेक्षा का अर्थ देखना है जो इसमें से अपेक्षा का अर्थ नहीं है, नहीं है हमें बताना है। तो अपेक्षा, निराशा, निराशा बिल्कुल इसके विपरीत शब्द है, निराशा नहीं होगा। आशा, अपेक्षा का मतलब आशा भी हो सकता है, इच्छा भी हो सकता है, आवश्यकता भी हो सकता है, लेकिन निराशा नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आदर, अनादर का विलोम शब्द बताइए। अनादर का विलोम शब्द बताना है। अनादर का, अनादर में अन उपसर्ग लगा हुआ है और उसके बाद आदर लिखा हुआ है, अन प्लस आदर। तो ये आदर का विलोम शब्द हो जाएगा अनादर। मान का अपमान हो जाएगा विलोम, सम्मान का भी अपमान हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल का पर्यायवाची शब्द है अचिर, अजीर, राधा रमन, कशनिकंदन, अंबुज, नीरज, नीरद, अम्बुदी। आप अगर आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, ताकि आपकी तैयारी का भी पता चल सके। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा सी, अंबुज और नीरज। ये कमल के पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं अंबुज और नीरज, जिसमें बाद में जय आ जाता है, जैसे नीरज, सरोज, पंकज, नीरज। तो ये जय वाला तो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। अगर किसी शब्द में दया आ रहा है, नीरद, वारिद, अम्बुद, तो ये हो जाएगा दया वाला हो जाएगा ये बादल का पर्यायवाची, ये हो जाएगा बादल। अगर किसी में बाद में ध्या आ रहा है, जैसे लिखा हुआ है अम्बुधि, तो धी से हो जाएगा ये समुद्र का पर्यायवाची। जलधि, अम्बुधि, ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? ये आपको देखना है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? तो वैचारिक जो है ये देखना और घूरना हो जाएगा। वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्द, देखना और घूरना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं,
जनतंत्र शब्द निम्नांकित में से किस समास का प्रकार के अंतर्गत आता है? जनतंत्र, जन के लिए तंत्र, यानी कहीं ना कहीं संबंध की बात कर रहा है कि जन के लिए तंत्र, जन के लिए तंत्र की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जन से तंत्र का संबंध दिखा रहा है। तो आंसर सी हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष कारक। संप्रदान देने के लिए होता है, दान देने के लिए संप्रदान का यूज करते हैं। कर्म को की विभक्ति आती है कर्म में, कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के संबंध में आता है। तो सबसे जो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा इसका सी, संबंध तत्पुरुष का समास हो जाएगा इसमें जनतंत्र में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ शब्द को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? अगर आप आंसर जानते हैं तो बताइए। तो आमरण के शब्द के जो पहले लगा हुआ है वो आ प्लस मरण, यानी कि आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें आ जो है ये उपसर्ग लगा हुआ है, तो उपसर्ग है हमारा आंसर बी। मूल शब्द इसका मरण हो जाएगा। अगर मूल शब्द की बात करते हैं तो मरण इसका मूल शब्द है, और प्रत्यय जो शब्द के आखिर में जुड़ते हैं, जो शब्द के लास्ट में जुड़ते हैं जाके, वो प्रत्यय हो जाते हैं। ये उपसर्ग इसका आंसर हो जाएगा, आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? अरे भाई, खाली स्थान के सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति पर चिन्ह लगाइए। आपको इसमें से बताना है कौन सा जो लोकोक्ति है वो इस पर सही आ रही है, लोकोक्ति जो है फिट बैठ रही है। तो चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। हो सकता है दान की बच्चे के दांत नहीं देखे जाते, क्योंकि उसने फ़ोन ख़रीदा नहीं है। ये कह रहा है कौन सा तुमने फ़ोन मॉल से ख़रीदा है, तो ख़रीदा तो उसने नहीं, इसका मतलब उसको कहीं से दान में मिला हुआ फ़ोन है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। नाक कटी पर घी तो चाटा, ये भी इसका नहीं होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो ऐसा भी इसमें कहीं नहीं दिख रहा है। आंसर इसका हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। कौन सा तुमने यह मोबाइल फ़ोन मॉल में ख़रीदा है जो इसके मॉडल की इतनी बुराई कर रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं मोबाइल फ़ोन जो है उसको कहीं से किसी ने दिया है और किसी से फ्री में मिला है मोबाइल उसको, तो इसलिए कह रहे हैं कि इसकी इतनी बुराई करनी ठीक नहीं है। कौन सा तुमने अपने पैसों का ख़रीदा है? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? बताइए दोस्तों, वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द क्या होगा? कुछ लोग इसमें, कुछ दोस्त जो हैं उसमें वर्णिक लगा देते हैं, जबकि ये गलत है। वर्णिक इसका आंसर नहीं होगा, वर्णिक भी नहीं होगा, वनिक भी नहीं होगा। वनिक माने बनिया होता है। तो वर्ण इक, वर्ण प्लस इक जब हम करते हैं तो ये वार्णिक बन जाता है, वार्णिक, और वार्णिक है हमारा आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों। सारे क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखिए और इसमें से 1-2 क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। हमेशा आनंद का अनुभव करना, तो एक आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, न सावन सूखा न बादो हरा, जहाँ चाहा वहाँ रहा, आप भला तो जग भला। अब आप देखिए कौन सा इनमें से आंसर सही होता है, कौन सा आंसर सही है। चलिए हम देख लेते हैं। सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, यानी कि संत के लिए सदा दिवाली होती है और 12 मास बसंत, और उसको संत को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। उनके लिए तो सदा ही दिवाली है और 12 मास बसंत रहता है, यानी कि उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें हमेशा आनंद की अनुभूति होती रहती है, इसलिए इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। ना सावन सूखा ना भादो हरा, तो ये ऐसा तो इसमें कहीं नहीं कहा गया। आनंद की अनुभूति का
अनुभव नहीं कर रहे हैं। जहाँ चाह वहाँ रहा इसमें भी नहीं है, और आप भला तो जग भला इसमें भी आनंद का कहीं जिक्र नहीं है। तो जो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा इसका आंसर है सदा दिवाली संत की 12 मास बसंत, आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग रूप है? आप बताइए अगर आप जानते हैं तो। हरिण का स्त्रीलिंग रूप है। एक शब्द होता है हमारा हिरन, और एक शब्द होता है हमारा हरिण। हिरन और हरिण, ये हिरण जो है ये तद्भव शब्द है, और ये हरिण जो है तत्सम शब्द है। आप बताइए कौन सा आंसर है इसमें। तो देखिए दोस्तों, जो हिरन है हिरन का तो हो जाएगा हिरनी, जो हिरन होता है वो तो हो जाएगा हिरनी, और जो हरिण है हरिण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी। जो हरिण है, हरिण हमारा तत्सम शब्द है, और इसका तत्सम जो हिरन का हो जाएगा वो हो जाएगा हरिणी। स्त्रीलिंग जो है वो हो जाएगा हरिण का हरिणी। इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा शब्द हरिण का स्त्रीलिंग है? हरिण का स्त्रीलिंग हो जाएगा हरिणी, आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित किए गए शब्द में व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो रेखांकित है हमारा सुंदर। तो ये पूछ रहे हैं इसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, विशेषण है। तो बताइए दोस्तों क्या है इसमें। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, तो ये कबीर की विशेषता बता रहा है दिखने की। कबीर कल सुंदर दिख रहा था, इसका मतलब ये विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया। कबीर दिख तो रहा था, लेकिन कैसा दिख रहा था? सुंदर दिख रहा था। कबीर सुंदर दिख रहा था, इसलिए वो उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ विशेषण हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है। पाश्चात्य का पोवार्त्य जो है विपरीतार्थक शब्द होता है। पोवार्त्य पाश्चात्य का विपरीतार्थी शब्द है। 18 का आंसर हो जाएगा ए। 18 का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? अनुपम शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? अनुपम, अनुपम के लिए अतुल नहीं होगा, अपूर्व जो पूर्व में हुआ हो, अनिल हवा को कहा जाता है, अतुल जिसकी तुलना न हो अतुलनीय हो जाता है। अनुपम का हो जाएगा अनोखा। बिल्कुल अनुपम है, जो बिल्कुल अनोखा है बिल्कुल अनुपम है, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, स्वर्ण शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशी है? तो स्वर्ण शब्द जो है ये तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा सोना। सोना इसका तद्भव शब्द हो जाएगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है तत्सम ए। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं दोस्तों। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच में संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए या समाप्त कर देना चाहिए। सीटेट में दोस्तों ये 90% ट्रिक काम करती है कि जो आंसर में जो ऑप्शन में जो सबसे बड़ा दिखने वाली लाइन होती है वो उसका उत्तर होता है। तो ये भी आप एक बार चेक कर लेंगे इस तरह से। तो बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच संबंध को कठोरता से देखना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। उपेक्षित करना चाहिए, आप बच्चे की भाषा को उपेक्षित भी नहीं कर सकते, और समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा भी आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। 21 का आंसर सी हो जाएगा, और ये इन सभी ऑप्शन में सबसे बड़ा ऑप्शन भी है। इस तरह से भी आप इस ट्रिक को भी याद रख सकते हैं। इससे भी हमारे, अगर आप नहीं जानते किसी के बारे में, तो इस ट्रिक से भी आप तुक्का लगाना है तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हैं। जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिपिबद्ध और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ हैं।
निरर्थक होती हैं, मूर्त होती हैं, सार्थक होती हैं, अमूर्त होती हैं। बताइए दोस्तों इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बता सकते हैं। पहले बच्चों के लिए लिपिबद्ध, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर उनको आप किताब पढ़ने को दे दोगे, लिपि का मतलब होता है लिपिबद्ध, जो किताब होती है हमारी लिपिबद्ध होती है और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ। तो जो छोटे बच्चे हैं किताब उनके लिए निरर्थक होती है, वो उसको ना ही पढ़ सकते हैं ना ही उसका कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए 22 का आंसर हो जाएगा ए। बच्चों के लिए किताब जो निरर्थक होती है जब तक कि वो पढ़ना अच्छी तरह से नहीं सीख जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों की भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। बच्चों की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियां होती हैं। बिल्कुल, जब बच्चे की भाषा होती है त्रुटि तो होती है। बच्चे की भाषा नियमबद्ध व्यवस्था की झलक मिलती है। बच्चे की भाषा दोस्तों नियमबद्ध नहीं होती है। बच्चे की भाषा नियमबद्ध नहीं हो सकती है क्योंकि बच्चा तो जानता ही नहीं है अभी भाषा क्या होती है। सी देख लेते हैं, बच्चे की भाषा जो है तार शैली में ही रहती है। तार शैली में बच्चे की भाषा नहीं हो सकती क्योंकि बच्चा अभी अच्छी तरह से जानता ही नहीं है किसी चीज़ के बारे में। बच्चे की भाषा को सुधारने के लिए दंड एवं पुरस्कार आवश्यक है, ऐसा नहीं है। दंड और पुरस्कार की बात आपको नहीं करनी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 23 का ए। बच्चे की भाषा में बहुत अधिक व्याकरणिक त्रुटियाँ होती है क्योंकि बच्चा व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है और वो जब पढ़ेगा तब वो अपनी भाषा को सुधारेगा, लेकिन फ़िलहाल वो त्रुटि करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार का रेखांकन कर सकते हैं, यह कथन है। गलत है, सही हो सकता है। क्यों सही है? क्योंकि रेखांकन भी अंततः भाषा की तरह अभिव्यक्ति का साधन है। सही है क्योंकि भाषा की पुस्तक में भी चित्र होते हैं। तो आप बताइए कौन सा इसका आंसर है। भाषा की कक्षा में बच्चे स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार रेखांकन कर सकते हैं। देखो, जब बच्चे भाषा जानते ही नहीं है तो रेखांकन कहाँ से करेंगे, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो आंसर 24 का हो जाएगा ए। बच्चा तो अभी भाषा जानता ही नहीं, रेखांकन कहाँ से करेगा वो। क्वेश्चन नंबर 25, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। जो सृजनात्मकता का विकास करना है उसमें कौन सा सहायक नहीं है। कविता पूरी करना, ये सृजनात्मकता विकास नहीं है। चित्र पर आधारित मौखिक अथवा लिखित वर्णन, प्रश्नों के उत्तर लिखना, अधूरी कहानी को पूरा करना। आप बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में 25 क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। तो सृजनात्मकता का जो विकास होता है, सृजनात्मकता को विकास करने में प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये इसका सही नहीं है। प्रश्न को उत्तर लिखने में सहायक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 25 का सी। 25 का सी हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भाषा की कक्षा में दीवारें चार्ट से भरी हों, शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और नियुक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, औपचारिक रूप से आकलन पर बल दिया जाए या व्याकरणिक नियमों पर बल देना चाहिए। बताइए दोस्तों 26 का आंसर। तो 26 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। शिक्षक द्वारा प्रयुक्त गतिविधियां और युक्तियां महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो शिक्षक गतिविधियां करता है क्लास में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आंसर 26 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। हिंदी भाषा के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो पंजाबी गुरमुखी में लिखी जाती है, उर्दू ये अरबी में लिखी जाती है, और जो मराठी है ये देवनागरी में लिखी जाती है। तो ये भी आपको याद ना रखना है। देवनागरी में, पंजाबी जो है ये गुरुमुखी में, उर्दू जो है ये अरबी में लिखी जाती है। आंसर नंबर बी हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 28 देख लेते हैं। भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ है। भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ है। तो ये कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा, एक से अधिक भाषाएं सीखने की ओर संकेत करता है भाषा शिक्षण।
एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री है, एक समस्या है, या बच्चों द्वारा एक से अधिक भाषाओं को प्रयोग करने की ओर संकेत करता है। बताइए दोस्तों आंसर 28 क्वेश्चन नंबर का। तो ये देख लेते हैं दोस्तों, भाषा शिक्षण का बहुभाषित संदर्भ है एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री। एक से अधिक भाषाओं में शिक्षण सामग्री हो तो उसको बहुभाषित संदर्भ कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि समय से आपको वीडियो मिलती रहे। और किसी भी सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, जो हिंदी भाषा है उसके शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए दोस्तों। भाषा का ज्ञान होना, प्रश्न पूछने, अपनी बात कहने का अवसर देना, मौन पठन के उपरांत शब्दार्थ करना, या व्याकरणिक नियम कंठस्थ करना। तो ये इसका 29 का आंसर हो जाएगा भाषा का ज्ञान होना। हिंदी भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान होना। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जब भाषा सीखने की प्रक्रिया बच्चे के दैनिक जीवन की ज़रूरतों से जुड़ी हो, भाषा सीखना सार्थक होता है, भाषा सीखना निरर्थक होता है, भाषा सीखना कठिन है, बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा हमारा भाषा सीखना एक सार्थक होता है। 30 का आंसर हो जाएगा ए। भाषा सीखना निरर्थक है, ऐसा तो नहीं है। निरर्थक कैसे हो जाएगा? भाषा तो हमें सीखनी पड़ेगी। भाषा सीखना कठिन है, ऐसा भी नहीं है। भाषा सीखना कोई कठिन काम नहीं है। भाषा अपने आप सीखते रहते हैं बच्चे, धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं, वो सीखते रहते हैं। बच्चों को विशुद्ध मनोरंजन की प्राप्ति होती है, नहीं ऐसा नहीं है। भाषा सीखने से मनोरंजन की प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। तो आंसर हमारा 30 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, आज के हमारे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए हैं। और वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।